नमस्ते। आज बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। आजकल मार्केट में एक बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। एक तरफ से बाजार को ऊपर खींचने की जबरदस्त कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ से उतना ही तगड़ा दबाव उसे नीचे धकेल रहा है। एकदम रस्साकशी जैसा खेल चल रहा है। अब ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जरा सोचिए, एक तरफ है अमेरिका की वॉल स्ट्रीट। वहां तो भाई डाउ जोन्स 49,000 के पार, मतलब ऑल टाइम हाई पर है। माहौल ऐसा है जिसे एवरीथिंग रैली कह रहे हैं, मतलब सब कुछ भाग रहा है। और फिर हम आते हैं अपनी दलाल स्ट्रीट पर। यहाँ कहानी एकदम उल्टी है। निफ्टी 50 प्रेशर में है और बाजार की शुरुआत ही नेगेटिव हो रही है। तो सवाल यही है, आखिर ये हो क्या रहा है? एक मार्केट में इतनी जबरदस्त तेजी कि वो आसमान छू रहा है, और दूसरे में गिरावट का डर। ऐसा क्यों? चलिए इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं आज। तो इस रस्साकशी को समझने के लिए पहले रस्सी के एक सिरे को पकड़ते हैं। वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन से ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो इंडियन मार्केट को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं? देखिए, अमेरिका में जो ये तेजी है ना, उसके पीछे मेनली 3 बड़े ड्राइवर्स हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा एआई सुपर साइकिल। इन्वीडिया और पैलेंटियर जैसी कंपनियां टेक सेक्टर में आग लगा रही हैं और पूरे बाजार को अपने साथ ऊपर ले जा रही हैं। दूसरा कारण है उम्मीद। उम्मीद ये कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व जल्द ही इंटरेस्ट रेट्स कम कर सकता है। इससे ग्रोथ के लिए एक परफेक्ट माहौल बन जाएगा, जिसे गोल्डीलॉक्स सिनेरियो भी कहते हैं। और तीसरा थोड़ा जियोपॉलिटिकल है। वेनेजुएला में अमेरिका का जो एक्शन है, उसे बाजार एनर्जी मार्केट के लिए एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर मान रहा है। इस रैली की पावर को समझने के लिए बस एक नंबर काफी है। 6 जनवरी 2026, सिर्फ एक दिन में डाउ जोन्स 484 पॉइंट्स ऊपर चढ़ गया और 49,462 पर क्लोज हुआ। मतलब ये कोई छोटी मोटी तेजी नहीं है, ये एक जबरदस्त उछाल है। पर रुकिए, ग्लोबल पॉजिटिव्स की कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक और सरप्राइजिंग ट्विस्ट है, और वो आया है ऑयल मार्केट से, जो इस अच्छे माहौल को और सपोर्ट कर रहा है। आमतौर पे क्या होता है, जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो कच्चे तेल के दाम रॉकेट बन जाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि वेनेजुएला वाले मामले के बाद दाम बढ़ने की जगह स्टेबल हो गए। ब्रेंट क्रूड करीब $61 प्रति बैरल पर टिका हुआ है। अब ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नहीं? क्योंकि इससे हमारा इंपोर्ट बिल कंट्रोल में रहता है और महंगाई पर भी लगाम लगती है। तो ये तो हो गई रस्सी की वो साइड जो बाजार को ऊपर खींच रही है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। देखते हैं वो कौन से डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, हमारे अपने देश की वो कौन सी वजह है जो मार्केट पर दबाव बना रही हैं। और इस दबाव की सबसे बड़ी वजह एक बॉम्बशेल रिपोर्ट है। एक ऐसी खबर जिसने भारत की बड़ी बड़ी स्टील कंपनियों को हिला कर रख दिया है। हुआ यह है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने एक जांच की है, और इस जांच में पता चला है कि देश की टॉप स्टील कंपनियां टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, इन सब पर आरोप है कि इन्होंने 2015 से 2023 तक, मतलब करीब 8 साल तक आपस में मिलके स्टील के दाम तय किए। इसे प्राइस फिक्सिंग कहते हैं। और अगर ये आरोप सच साबित हो गया तो इन पर लगने वाला जुर्माना बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो सकता है। बहुत बड़ी रकम है ये। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई, मार्केट में पैनिक का माहौल बन गया। इन्वेस्टर्स का अप्रोच एकदम सिंपल हो गया, भाई पहले बेचो, सवाल जवाब बाद में करते रहेंगे। ये जो सेल फर्स्ट आस्क क्वेश्चंस लेटर वाला रवैया है ना, ये दिखाता है कि कितनी जबरदस्त अनिश्चितता है। तो एक तरफ तो ये स्टील सेक्टर का संकट है, और इसी के साथ साथ मार्केट में एक और लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई है पैसे की, कि पैसा बाजार में आ रहा है या जा रहा है। और ये लड़ाई है FIIs और DIIs के बीच। आगे की बात समझने के लिए बस जल्दी से इन 2 टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये विदेशी फंड्स हैं जो भारत में पैसा लगाते हैं। और DIIs मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये हमारे अपने देश के बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां। अब देखिए आंकड़ों में ये लड़ाई कितनी साफ दिखती है। 6 जनवरी 2026 का ही डेटा ले लीजिए। एक तरफ FIIs यानी विदेशी निवेशक नेट सेलर्स थे, उन्होंने करीब 36 करोड़ रुपए की बिकवाली की। लेकिन दूसरी तरफ हमारे DIIs, हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशंस, वो दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने 1764 करोड़ रुपए की जबरदस्त खरीदारी की और बाजार को गिरने से बचा लिया। तो जब एक तरफ से इतनी जोर से खिंचाव हो और दूसरी तरफ से इतना ही जोर से धक्का, तो नतीजा क्या होगा?
नतीजा ये है कि बाजार एक बैटल ग्राउंड बन गया है, एक ऐसी जगह जहां ना तो बुल्स जीत पा रहे हैं ना बेयर्स। और ये जो लड़ाई है ना, ये कुछ खास लेवल्स पे हो रही है। निफ्टी के लिए 26,250 का लेवल एक बहुत बड़ी दीवार है। जब भी मार्केट वहां पहुंचता है, सेलिंग आ जाती है। और नीचे की तरफ 26,000 एक मजबूत जमीन की तरह है, एक सपोर्ट है। मार्केट वहां आता है तो बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। और इन दोनों के बीच का जोन है ना, 26,100 से 26,250, वो ट्रेडर्स के लिए एक नो गो जोन बन गया है। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है वहां। तो अब असली सवाल ये है कि ऐसे मार्केट में क्या किया जाए जब बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है। तो इस कंफ्यूजन के बीच में मौके कहाँ मिलेंगे? इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट में है। वो ये कि मार्केट सिर्फ फ्लैट नहीं है, ये के शेप्ड है। के शेप्ड का मतलब क्या? मतलब ये कि ओवरऑल मार्केट भले ही एक जगह खड़ा दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ सेक्टर या स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं और कुछ नीचे की तरफ, एक ही समय में दोनों तरफ की मूव। और ये के शेप वाली बात बिल्कुल साफ दिख रही है। देखिए, एक तरफ लूजर्स हैं, जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील। इन पर रेगुलेटरी जांच का डर है, भारी फाइन का डर है, तो ये नीचे जा रहे हैं। और के की दूसरी लाइन ऊपर जा रही है। वहां है विनर्स, जैसे टाइटन कंपनी। इनके ज्वेलरी की बिक्री में 41% का उछाल आया है। इससे पता चलता है कि प्रीमियम कंज्यूमर सेगमेंट में कितनी ताकत है। तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? इस मार्केट को नेविगेट करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? चलिए कुछ फाइनल टेकअवेज पर नजर डालते हैं। एक सिंपल 3 स्टेप अप्रोच हो सकता है। स्टेप 1, रेगुलेटरी रिस्क से दूर रहें। मतलब मेटल्स जैसे सेक्टर्स जहां कानूनी पछड़े हैं, उनसे फिलहाल बचना ही बेहतर है। स्टेप 2, डोमेस्टिक लीडर्स पर फोकस करें। ऐसी कंपनियां जिनकी अर्निंग्स मजबूत हैं, जैसे हमने टाइटन का उदाहरण देखा। और स्टेप 3, गिरावट पर क्वालिटी खरीदें। जब भी बाजार में वोलेटिलिटी की वजह से गिरावट आए, तो प्राइवेट बैंक्स जैसे मजबूत सेक्टर्स में अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स को धीरे धीरे इकट्ठा करें। तो मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि जब मार्केट इस तरह की रस्साकशी में फंसा हो, तो जीतने का तरीका ये नहीं है कि हम इस बात पर शर्त लगाएं कि रस्सी किस तरफ जाएगी, बल्कि उन मजबूत कंपनियों पर फोकस करना है जो हर हाल में अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, चाहे मार्केट का मूड कैसा भी हो। मतलब स्टॉक स्पेसिफिक होना ज्यादा जरूरी है। तो अंत में सवाल यही बचता है, जब एक तरफ ग्लोबल पॉजिटिविटी हो और दूसरी तरफ लोकल क्राइसिस, तो ऐसे में स्मार्ट पैसा अपनी अगली सही दिशा कहाँ ढूंढेगा?